नई बहू का जादुई लहंगा। फोन लगाकर रील बनाते हुए। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, यादों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं इसे करूंगी अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन। और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। बस ये फालतू की रील बनाकर फोन के आगे मटकती रही हो। 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन मजाल है एक कप चाय भी बनानी आती हो, या सीधी सादी रोटी पराठा आता हो। तेरी शक्ल देखकर तो तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्यों हरदम चालू रहती हो? क्या करना है? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी आकर भी बना सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी और खाना बनाना अभी तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये संभाल कर रख अपना लहंगा। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसको पहनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आखिरकार आपने सब्यसाची से ये डिजाइनर लहंगा मेरे लिए मंगवा ही दिया। एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे ओ नालायक, अभी से मत पहन, इसे खराब हो जाएगा। इतना महंगा है ये लहंगा। माँ, आपने सुना नहीं वो गाना? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे हाथ ना लगाना। तभी गुंजा अपनी बेटी के कान पकड़कर रसोई में लाती है और कहती है, चल चुपचाप खाना बना। माँ, मेरे को नहीं सीखना। बताओ तुझे भी। ये दाल बना और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, नमक डाल। तभी मीका 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। देख, 2-3 सीटी आते ही गैस बंद कर दियो, दाल बन जाएगी। ठीक है माँ, बस 15 मिनट में तो सीटी आएगी। तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर रील बना लूं, ये सही रहेगा। ये कहकर मीका अपना लहंगा पहनकर रील बनाकर नाचने लगती है। तू लिया दो मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। ऐसा करके वो नाच ही रही थी कि गुंजा उसे आवाज देती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सारी दाल जला दी। रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं ना कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? दाल जला दी मैंने। अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। डर की वजह से वो फुदकती हुई जाती है कि कमरे से बाहर आते वक्त एक कील में उसका लहंगा फट जाता है। ये देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा इतना महंगा लहंगा फट गया। माँ तो मुझे जान से मार डालेंगी। शादी भी नहीं हुई कि मेरा शादी पर इतना शौक है, पर सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। किसी काम की नहीं हूँ मैं। मर गई, अब क्या करूँ भगवान बचा लो मुझे। तभी रसोई से गुंजा आकर बहुत डांटती है और लहंगा देखकर और चिल्लाती है, बस इसी की कमी थी। अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास तेरे लिए, इसी में शादी करियो तू। पर माँ, मैं वो। गुंजा उसे सुना कर चली जाती है। तभी मीका टेंशन में आकर अपने लहंगे को बाहर ठीक करवाने के लिए जाती है कि एक बूढ़ी अंधी औरत रोड पार कर रही थी। तभी एक कार उसे टक्कर मार के उड़ाने वाली थी कि मीका आकर उसे बुढ़िया को बचा लेती है और कहती है, दादी आप बिल्कुल ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने मुझे बचा लिया। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तू ये ले ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। पर दादी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, मैं तुझे जो भी दे रही हूँ, तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ले जा, ये समझ ले मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट। ठीक है दादी। ऐसा कहकर मीका उनसे वो थैला ले लेती है और चलने लगती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। अरे, दादी को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मीका जैसे ही मुड़ती है तो वो बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो घर आकर जल्दी से उस थैले को खाली करती है तो उसमें हूबहू अपने जैसा लहंगा ही मिलता है, जिसे देखकर मीका कहती है, लगता है वो कोई फरिश्ता या भगवान थी जो मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा देकर चली गई। तभी तो वो जानती थी कि मेरी शादी होने वाली है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे लहंगा दे दिया। 2 दिन बाद धूमधाम से मीका की शादी मयंक से हो जाती है। जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है तभी उसके लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर उसका ससुराल बेहद दंग रह जाता है
अरे भाभी, ये क्या लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या, जो गृह प्रवेश करते ही सोने के सिक्के इतने सारे आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। मिहिका जैसे ही एक ही कदम आगे बढ़ाकर आती है तो सोने के सिक्के उछल उछल कर उसके लहंगे से निकलते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेघा, तुम्हें लहंगे का बहुत शौक था। कहीं तुमने शौक में सोने के सिक्के तो नहीं डलवा दिए, जो इतने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है मेरे घर में मेरी बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं, जिनके एक कदम से ही सोना निकल कर आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे लहंगे के साथ? कहीं ये उन दादी के दिए हुए लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है ये जादुई लहंगा हो, तभी तो सोना ही सोना निकल रहा है। देख, हमारी बहू ने तो हमें धनवान ही बना दिया। मेरी बहू से कोई कुछ काम नहीं करवाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगी बहू। तुम सेठानी की तरह रहना यहाँ पर। अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे ने तो कमाल कर दिया। ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही दिल जीत लिया, और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कहा था ना, रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, तो वो मैं अपनी वजह से रानी बनकर रहूंगी। तो शादी तो मुझसे हुई है ना? लड़ना बंद करो। मिहिका मयंक के साथ कदम रखकर अपने कमरे में पहुंचती है। उस लहंगे के बदौलत एक कोने में सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। अगले दिन लहंगा उतारने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा जादुई लहंगे का कमाल था। तभी मिहिका झूले पर लेटकर झूल रही थी। तभी सास उसकी हवा करते हुए कहती है, बहू, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। जो जूस पियोगी, पास्ता खाओगी, पिज्जा खाओगी, मटर पनीर, जो चाहिए बता दो। माँ जी, आप ये सब मंगवा दीजिए, पूरे दिन मेरा काम चल जाएगा। ठीक है बहू। माँ जी, झाड़ू पोछा करना है क्या? भाभी, जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया। भाभी, मुझे कॉलेज की फीस और ट्रिप के पैसे चाहिए, कि आप थोड़े से पैसे दे सकती हो? कल जो इतने सारे पैसों की बारिश हुई थी, वो सारे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटा, उसे तो मैंने सोने के गहने बनवाने के लिए दे दिए। अगला नंबर सुरभि का ही है ना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी पैसे। ऐसा बोलकर मिहिका अपने कमरे में जाकर वो लहंगा पहनती ही है। जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर मिहिका लहंगा उठाकर रख देती है और उन सोने के सिक्कों को सुरभि को दे देती है, जिसके बाद वो ट्रिप पर निकल जाती है। वक्त गुजरता है, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उनके दरवाजे पर आकर कहती है, बहन जी, मेरी मदद करो बहन जी, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसे ठंड लग गई है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना रो रहा। बहू, उसके बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है। मेरा जादुई लहंगा ही इस बच्चे की जान बचा सकता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। ऐसा कहकर मिहिका लहंगे को जैसे ही पहनकर चलती है तो एक तेज रोशनी में उस लहंगे से अब की बार ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो लहंगे को फिर से रख देती है और उन पैसों को उठाकर उस औरत को वो सारे पैसे दे देती है और कहती है, बहन, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। ये लो, सारे पैसे रख लो और अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर औरत अपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करके उसके बच्चे को बचा लेते हैं। 2 दिन बाद माया फिर से अपने हंसते खेलते बच्चे के साथ मिहिका के ससुराल आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह मिहिका का जादुई लहंगा बुरे वक्त में सबके काम आता था और उस जादुई लहंगे का राज सिर्फ मिहिका तक ही रहता है। साथ ही वो ठाट बाट से ससुराल में रहती थी। झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं।
हाँ हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बनाकर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी, बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है? अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है। तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती। माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा, पंडित जी का फोन आया था, आज काल रात्रि है इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू।
खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है।